जीवन के रंग चंबल चैनल के संग सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हम जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बरसों तक मिलते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक पूरी उम्र हम जब किसी व्यक्तित्व के साथ में रहते हैं तब भी उसको पूरा समझ नहीं पाते हैं। एक इसी तरह की शख्सियत हमारे राजस्थान में बरसों से कोटा शहर में है डॉक्टर विजय सरदाना साहब, जो देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इस समय प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज कोटा में, साथ ही नियंत्रक हैं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कोटा के। तो इतने सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए डॉक्टर सरदाना जी बहुत सारी उनकी अभिरुचियां हैं, उनकी विशेषताएं हैं और समाज के प्रति उनका नज़रिया है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सरदाना साहब। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बताइए नए साल में कैसा अनुभव कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत रिजुविनेटेड और बहुत आनंदमय फील कर रहा हूँ जी। तो सर, क्योंकि रेडियो का ये कार्यक्रम है और मेरी जानकारियों के अनुसार रेडियो का आपके जीवन में बहुत महत्व रहा है, कैसा था रेडियो के प्रति प्रेम शुरुआत में आपका? 11th क्लास में जब था, उसके बाद जब 12th में आया जी, तो मैंने रेडियो में एक ऑडिशन दिया जिसमें सेकंड ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट का, बी ग्रेड उस टाइम कहा करते थे जोधपुर में। जी जी। उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और उसके बाद मैंने कई ड्रामा रेडियो में किए। उस टाइम हवा महल भी जो कार्यक्रम जोधपुर से प्रोड्यूस हुआ करते थे उनमें भी कईयों में पार्टिसिपेट किया। युवावाणी प्रोग्राम आया करता था शाम को, उसमें भी मैंने अपनी प्रस्तुति दी। तब से लेकर आज तक रेडियो से जुड़ाव बना हुआ है। और उसके बाद हालांकि जब प्रोफेशन में आए, जब से यहाँ आए, तब से ड्रामा करने का रेडियो पे तो मौका नहीं मिला जी, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में रेडियो से हमेशा जुड़े रहे। कभी फ़ोन इन प्रोग्राम में, कभी हेलो इन प्रोग्राम में, कभी आकाशवाणी के लिए मैंने 1-2 इंटरव्यू भी किए रिनोन आर्टिस्ट रोनू मजुमदार जी के और अनूप जलूटा जी के। तो रेडियो से जुड़ा रहा है और रेडियो एक अभिन्न अंग मेरे लाइफ का रहा है जी जी। उस ज़माने से जबकि टीवी नहीं होता था और आज तक जबकि टीवी ही टीवी है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन रेडियो का अपना एक अलग महत्व है। अच्छा सर, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे रेडियो के चैनल्स हमारे पास में उपलब्ध हैं, जब हम कार में चलते हैं, चाहे मोबाइल में सुनते हैं, लेकिन जब आप लोगों से हमारी बात होती है तो अंततः आकाशवाणी पर आकर सारे जितने भी जो श्रोता हैं ख़ास तौर से वो वहाँ आकर और रुक जाते हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आपको ऐसा क्या लगता है कि सारी दुनिया को सुनने के बाद में आदमी कहता है यार ये सबसे अच्छा है? देखिए, मुझे लगता है कि एक संजीदा प्रस्तुति होती है आकाशवाणी में जी। उसमें कोई नकलीपन या जो यथार्थ से हटके कोई बात होती है वो नहीं होती। और हल्ला गुल्ला जो जिसको कहें वो नहीं होता जी। गाने और कार्यक्रम भी इस तरह के जो होते हैं जिनकी उम्र बहुत होती है और इस तरह से एक एट एंड ऑफ द डे जो श्रोता है वो अपना जुड़ाव जो है ज़्यादा इस तरह के संजीदा प्रोग्राम्स और सिंसियर एफर्ट से ज़्यादा अच्छे से कर पाता है रादर देन कि जो हल्ले गुल्ले वाले प्रोग्राम्स हैं और जिनकी लाइफ कम होती है और जो आज आपने सुना और शाम को भूल गए, दोपहर को भूल गए। अच्छा, अब मैं आपके कॉलेज के दिनों की तरफ आपको लिए चलता हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि आप कला की दुनिया में जाना चाह रहे होंगे। हो सकता है आप सोचते होंगे कि यार मुझे गायक बनना है, या फिर आप ये भी सोचते होंगे कि मुझे अभिनेता बनना है। तो वहाँ से वो सब तिरोहित होकर फिर आप जो है मेडिकल लाइन में चले गए। तो ये निर्णय कैसे रहा होगा? नहीं, देखिए, मेरी मैथ्स कमज़ोर थी लेकिन मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी थी। अच्छा। पहले मैं एनडीए में जाना चाहता था लेकिन वहाँ मैथ्स का एक पेपर हुआ करता था तो एनडीए मैं क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद क्योंकि बड़े ब्रदर डॉक्टर थे और उनसे इंस्पायर्ड भी थे, घर में माहौल था। अच्छा। तो इस तरह से, और मेरी बायोलॉजी स्ट्रांग थी तो इसलिए मैंने बायोलॉजी ली, फिर डॉक्टर बनने का सोचा और पहली बार में ही हमारा सिलेक्शन भी हो गया। तो कोई 2 बार सोचने का भी मौका नहीं मिला कि कुछ और करना है। और जब से मैं मेडिसिन इस प्रोफेशन में आए हैं तब से कभी ये मुड़ के तो देखा ही नहीं कि क्या हम कोई और दूसरी चीज़ भी और चाहते हैं कि नहीं चाहते। इसी में इन डेप्थ तक घुसते गए आगे जैसे भी मौका मिला पढ़ाई करते गए। हाँ, कला से जुड़ाव शुरू से रहा है और
जिस तरह से मैंने कहा रेडियो से भी रहा है, और गाने सुनना हमेशा अच्छा लगता था, गुनगुनाना अच्छा लगता था, जहाँ मौका मिलता था गाते भी थे। मेरे फादर जो हैं वो भी हारमोनियम के साथ जब भी अकेले बैठे रहते थे तो गाया करते थे, अच्छा गाते थे जी। और जब भी मौका मिलता था घर में कोई छोटी मोटी म्यूज़िक की महफिल भी वो रखवाते थे, जिसमें जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं कई बार वो भी आते थे, और जो भी हम लोग 8-10-15 लोग बैठ कर के नीचे उनको बड़े रसपान से सुनते थे, और कई कई घंटों तक प्रोग्राम वो चला करते थे। मैं उस तरह की महफिल को आज बड़ा मिस करता हूँ। आपका शहर जो जन्म का और पढ़ाई का शहर? मेरा जन्म तो रायसिंह नगर एक जगह है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हुआ था। उस टाइम फादर वहाँ थे जी, और उसके बाद वो जयपुर में सेटल हुए, और मैं जोधपुर में मैंने पढ़ाई की। जोधपुर में पढ़ाई करने के बाद दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रहा, पीजीआई से मैंने डीएम किया। जी जी। उसके बाद जयपुर में भी रहा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी कंसल्टेंट रहा कुछ वक्त। फिर जब सिलेक्शन यहाँ हुआ तो फिर पोस्टिंग जो है कोटा में मिली, तो जब से मैं कोटा में हूँ 23 साल से। अच्छा, आपको कुछ याद आता है कि आपने पहली बार बहुत सारे लोगों के सामने कोई गीत गाया हो? मुझे याद है कि मैं पहली बार जब मैं स्कूल में था जयपुर में, और मैं उस टाइम था 5th क्लास में। अच्छा। तो 5th क्लास में प्रेयर के बाद में मुझे हमारे टीचर एक हुआ करते थे, मिस्टर मनोहर लाल, उनको पता था कि ये शायद गा सकता है, उन्होंने कहीं सुना होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गाना सुनाइए। अच्छा। तो उस ज़माने में मैंने जो गाना गाया था मुझे आज तक भी याद है, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। क्या बात है। तो वो प्रार्थना में मैंने गाया, और मैंने उसका जो मुखड़ा गाया उसके बाद मैं अंतरा भूल गया, क्योंकि गाना पहली बार गा रहा था। तो पीछे से आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे प्रॉम्प्ट किया, जिस तरह से रामलीला में प्रॉम्प्ट करते हैं उसका अंतरा, तो फिर मैंने वो अंतरा भी गाया। तो वो पहला प्रस्तुति वही थी जो प्रार्थना के बाद मैंने स्कूल में गाई। तो अभी इस गाने को यहाँ सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको अस्थाई गाकर सुनानी पड़ेगी कि वो गाना किस तरह से आपने गाया होगा, और अभी भी जब आप गुनगुनाते हैं उसे तो किस तरह का लगता होगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल, खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
पंछी का ठिकाना, उड़ते पंछी का ठिकाना, मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ, बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया, मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं कोटा के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय सरदाना साहब से। आपका बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में और हाड़ौती क्षेत्र में आपको सेवा करने का अवसर मिला। जो स्वस्थ समाज होता है वही शक्ति होता है राष्ट्र की। आप हाड़ौती के क्षेत्र के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से सोचते हैं और यहाँ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हाड़ौती एक ऐसी जगह है जहाँ पे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स बहुत पास में है जी। जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और एक रिलेटिव अवेयरनेस है लोगों में, बहुत विजिलेंट हैं लोग, जागरूक हैं अपनी बीमारी को लेकर भी जी। ऑन एन एवरेज यहाँ का जो पेशेंट है वो जल्दी डॉक्टर की सलाह लेता है बीमारी की शुरुआत में ही, और इकोनॉमिक वाइब्रेंसी भी दूसरे क्षेत्रों से राजस्थान के ज़्यादा अच्छी होने से जी। वो अपने स्वास्थ्य पे पैसा भी खर्च करता है। हालांकि अब तो सरकार की तरफ से सब कुछ जो है निशुल्क है जी, लेकिन अवेयरनेस के चलते वो जल्दी जो है सलाह लेते हैं। हमने जब भी यहाँ से जो भी शुरू किया उस टाइम मेडिकल कॉलेज की शुरुआत ही थी, उसके बाद में सब कुछ डेवलपमेंट हुआ मेडिकल का जी। लेकिन लोगों ने यहाँ पे जितना स्नेह, अपार स्नेह और इज्जत दी है, मुझे लगता है कि मैं किसी भी और शहर में होता, कहीं भी विदेश में होता, कहीं भी होता तो इतनी नहीं मिलती। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ और उसको रिपे करने की कोशिश करते हैं अपनी ड्यूटी निभा करके और लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जिससे कि लॉन्ग टर्म में लोगों के स्वास्थ्य का बेनिफिट हो। मेडिकल कॉलेज में कई नए विभाग भी खुले हैं, राज्य सरकार की सैंक्शन से कई चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हुआ है जी। और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी डेवलप हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट आज हो रहा है, आज न्यूरो इंटरवेंशन लैब है। दूसरे कई चीज़ें जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हमारे से पहले थे डेवलप, लेकिन उसके बाद हम लेट स्टार्टर हो करके कि आज हम एट पार हैं। पीजी सीट्स, यूजी सीट्स का डेवलपमेंट हुआ है जी। जहाँ तक भविष्य की बात है, हाड़ौती में बहुत पोटेंशियल है चिकित्सा सेवाओं को लेकर के। प्राइवेट सेटअप का भी बड़ा अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट सेटअप का भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। बजटरी एलोकेशन जो सरकार की तरफ से है वो भी बड़ा है चिकित्सा सेवाओं पे। तो पेरिफेरी में भी स्ट्रेंथनिंग हुई है। तो लोगों को बेसिकली लोगों के रोगों को उनकी अवेयरनेस बढ़ाने का काम और होना चाहिए, उनको शहर तक लाने का और हॉस्पिटल सर्विसेज जल्दी देने का कार्य होना चाहिए, जो कि 108 एम्बुलेंस के द्वारा हो रहा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथिंग हो रही है प्राइवेट सेटअप में और गवर्नमेंट सेटअप में, मैन पावर जो बढ़ रही है चिकित्सा क्षेत्र में, उससे भविष्य बड़ा अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य और अच्छा होगा, लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं सर, और एक मॉडल स्टेट के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में चर्चित है राजस्थान। तो इसमें आपकी किस तरह से भूमिका रही? मेडिकल कॉलेज और जितना भी चिकित्सा समुदाय है, खासतौर से हाड़ौती का, किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं? आपने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो गए हैं कोटा मेडिकल कॉलेज में, ये बहुत बड़ी बात है तो इसके बारे में कुछ और विस्तार से बताएंगे सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चिकित्सा मंत्री जी का, सरकार का जो विजन था कि हर कोई स्वस्थ रहे जी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना,
पूरे देश में कहीं भी आप इतनी महंगी चीज़ें देखें फ्री नहीं होती जी। हमारे यहाँ अभी 5 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, 5 फ्री, बिल्कुल निःशुल्क। क्या बात, वाह। एक एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट हुआ, उसका 10 लाख का खर्चा था, 1 लाख का पैकेज था। बाकी भी हमने राज्य सरकार की तरफ से जो है सैंक्शन लेकर के पे किए। तो इतने बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में ये जो योजनाएं शुरू हुई हैं, उसके बाद डेफिनेटली लोगों को लाभ मिला है। लोग आम तौर पे चिकित्सा के लिए कभी रिजर्व मनी रखते नहीं है, वो एक विपत्ति की तरह आती है और उस वक्त पैसा अंडर कंपल्शन लोगों को खर्च भी करना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं चाहता। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों को गहने बेचने पड़ते हैं, लोगों को अपने मकान बेचने पड़ते हैं, बीमारी अगर लंबी खिंच जाए। तो इस तरह की व्यवस्था से, निःशुल्क व्यवस्था से और क्वालिटी केयर, ऐसा नहीं है कि हमारे राजस्थान में क्वालिटी केयर नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस में आज भी क्वालिटी केयर है, प्राइवेट सेटअप भी जिस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है, डेवलप्ड है, वहाँ भी क्वालिटी केयर है। तो जो भी संस्थान संबद्ध हैं, इसलिए रिकॉग्नाइज हैं, वहाँ पे क्वालिटी केयर एट नो कॉस्ट अगर आपको मिलती है तो इससे अच्छी और चीज़ क्या हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक दूरदर्शी भरा निर्णय सरकार का था, जिसके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के व्हीकल हैं, हम लोगों की ड्यूटी है और हम हर संभव प्रयास करते हैं कि जो भी विजन है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था सर कि कुछ सालों पहले तक तो ये था कि भारत के लोग विदेश में इलाज कराने के लिए जाते थे, लेकिन ये बड़ा सुखद एक समाचार पिछले दिनों मैंने देखा कि विदेशों के लोग हमारे यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और खर्चा कम है। तो इस बारे में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था जब कोरोनरी आर्टरी बाईपास कराने के लिए लोग इंग्लैंड जाया करते थे, यूएसए जाया करते थे, और जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं जी, वो भी नौकरी करने गल्फ जाते थे, लीबिया जाते थे, ओमान जाते थे। अभी भी हो सकता है कुछ संख्या में जाते हो, लेकिन अब यहाँ पे हमारी इकोनॉमी जो डेवलप हुई है पिछले कुछ दशकों में जी, उसके बाद, और जो सैलरीज का जो स्ट्रक्चर अच्छा हुआ है पे कमीशंस के बाद में, उसके बाद आज हमारी सैलरी एट पार है जितना लोगों को, डॉक्टर्स को गल्फ में मिलता होगा। तो वहाँ लोगों ने जाना ऑलमोस्ट बनसा ही कर दिया डॉक्टर्स ने, तो वो हमारे देश में रह करके सेवा दे रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म का जहाँ तक सवाल है, कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सो कॉल्ड डेवलप्ड हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपको एक छोटी सी बीमारी के लिए भी दिखाना हो तो महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है, नंबर नहीं आता। उनका हेल्थ सिस्टम ऐसा है जी। हमारे यहाँ एक क्वालिटी हेल्थ केयर आपको अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। इसलिए जो गल्फ कंट्रीज़ के हैं और जो दूसरी कंट्रीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए, जो कि अफोर्डेबल है, वो आते हैं जी। और मेडिकल टूरिज्म जो है वहाँ पे तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है। तो चलिए, ये बहुत अच्छा भविष्य की ओर संकेत है कि हमारे यहाँ पर विदेश के लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा इलाज कराने आएंगे। एक आपने मेडिकल कॉलेज में जो स्ट्रोक यूनिट है आपके प्रयासों से कुछ सालों पहले स्थापित की थी, तो उसके बारे में बताएं सर। वो किस तरह से हाड़ौती क्षेत्र के और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं लकवे से ग्रसित हों या तंत्रिका तंत्र के जो रोग हैं उससे ग्रसित, तो वो स्ट्रोक यूनिट देश में किस तरह अपना अलग स्थान रखती है? वो देखिए, हमने उसमें एक जो ख़ास बात थी वो यही थी कि हमने उस वक्त करीबन 13 साल पहले जब उसको स्थापित किया था, उससे 1-1.5 साल पहले उसे बनाना जब शुरू किया था जी, तो हमने सारा पब्लिक सपोर्ट से, डोनेशन से ही वो उसका निर्माण किया था जी। एक जने ने शुरुआत की तो उसके बाद जैसे सभी लोगों ने एक सैलाब सा आकर के और सबने डोनेशन दिया, और उस ज़माने में उसको करीबन 4000 स्क्वायर फीट जगह को टोटली रिनोवेट करना, एयर कंडीशनिंग करना उसकी, तो उसमें स्ट्रोक यूनिट और सारी फैसिलिटीज़ चालू की गई जी। उसका ध्येय ये था कि जो स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं, अगर वो स्ट्रोक यूनिट में इलाज करवाएंगे तो उनके बचने की और उनके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है बनिस्पत के अगर वार्ड में इलाज हो, क्योंकि वहाँ सब लोग ट्रेंड होते हैं। और ऐसा ही किया गया, और वो अपने सरकारी क्षेत्र में राजस्थान में तो फर्स्ट स्ट्रोक यूनिट थी ही इतनी बड़ी, जिसमें 12 बेड्स थे और दूसरा रिहेबिलिटेशन सेंटर भी था। कई नॉर्दर्न स्टेट्स में भी इस तरह की प्रथम थी जी। तो इस तरह से इसका महत्व है। अब तो खैर हर जगह कुछ बेड्स का स्ट्रोक सेटअप डेवलप किया जा रहा है और स्ट्रोक यूनिट्स की संख्या भी बढ़ी है, और इसलिए स्ट्रोक की मोर्टेलिटी भी कम हुई है। हमारे यहाँ
देखिए, सबसे अच्छी बात है कि जो आईसीएमआर का एक प्रोजेक्ट है जिसका 5 सेंटर है, उसमें एक सेंटर हमारा कोटा है। अच्छा अच्छा। उसके जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं, पॉपुलेशन बेस्ड स्ट्रोक रजिस्ट्री जो हम चलाते हैं जी। उसमें जो इनिशियल ट्रेंड्स जो 5 जगहों में से जो हिंदुस्तान के 5 अलग अलग शहर में हैं, उसमें कोटा की मोर्टेलिटी सबसे कम है। क्रेडिबल फिगर्स हैं ये, बिल्कुल एडिटेड, जो कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल से किए जाते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा संभव इसलिए हुआ कि हम स्ट्रोक डेडिकेटेड केयर लोगों को देते हैं, और इसलिए हमारी मोर्टेलिटी और उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दूसरी जगहों में। और हमारी जो मृत्यु दर है और ठीक होने की दर है, ठीक होने की दर तो बेहतर है, मृत्यु दर कम है, और वो सिग्निफिकेंटली कम है बाकी चारों सेंटर से। तो ये हमारे लिए एक एलिवेटिंग और खुशी की बात है। चलिए, तो अब यहाँ पर एक दूसरे गाने का समय हो गया है। कौन सा गाना सुनवाएं? मैं किशोर दा को बड़ा पसंद करता हूँ, और उनका एक सिग्नेचर सॉन्ग है, मैं हमेशा सुनाता भी हूँ। मैं उसी की 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। जी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर विजय सरदाना साहब से, हमारे प्रदेश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कोटा, नियंत्रक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कोटा। डॉक्टर साहब, ये जो शहर है ये पूरे देश में और पूरे विश्व में चर्चित है, ख़ास तौर से कोचिंग जो यहाँ की इंडस्ट्री है उसको लेकर, और एक गर्व का अनुभव भी हम करते हैं कि हम शैक्षणिक नगरी से जाने जा रहे हैं।
इसी दौरान से बहुत सारी ऐसी छुटमुट चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। उनमें अवसाद की जो परिणति है वो कई बार दुखद हो जाती है। आप लोगों की भी मीटिंग उसमें होती है, आप भी जाते हैं और कुछ ना कुछ कार्य योजना साल में कई बार बनती है कि बच्चों को एक ऐसा माहौल मिले जहां उनके अंदर अवसाद और अवसाद के दुखद परिणाम न हो। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे उन छात्रों से, क्योंकि आपने भी मेडिकल की है, बहुत सारे कंपटीशन हमेशा जीवन में रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे कोचिंग के स्टूडेंट्स को? देखिए, सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि जो हमारा शहर है उसने बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स देश और दुनिया को दिए हैं। हम इस चीज़ का आकलन तो करते हैं कि कितने सेलेक्ट हुए, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हुए वो आज कहाँ कहाँ हैं और किस तरह से सोसाइटी का और अपने परिवार का और अपनी स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसका भी अगर आकलन करें तो हमें और ग्रेटिफिकेशन होगा और हमें अच्छा लगेगा कि देखिए जो नींव यहाँ से जिन लोगों ने शुरू की थी वो आज किस तरह से सक्सेसफुल हैं और किस तरह से सेवा लोगों की और देश की कर रहे हैं। जी, जहाँ तक कोचिंग छात्रों का सवाल है, ये एक जो उम्र होती है वो एडोलेसेंस जो है, एडोलेसेंट एज एक बड़ी वनरेबल एज होती है। आप घर के माहौल से आते हैं जहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं और सोसाइटी में जब जाते हैं जी, तो आपको अकेले ही करना पड़ता है, अकेले ही छोटी छोटी चीज़ों को भी करना पड़ता है, अकेले ही तनाव से भी लड़ना पड़ता है। शुरुआत इसकी होती है कि जब कोई इच्छा के बगैर अगर यहाँ आ जाए तो ऐसा पेरेंट्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो अपनी इच्छा जो है उन पे लागू ना करके उनका इंटरेस्ट भी देख लें, उनका क्या मन है उसको भी टटोल लें। कई बार पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाते हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा करे, पूरा समय उनको नहीं दे पाते हैं, तब वो उनसे उम्मीद करते हैं, तो वो एक तो वो उचित नहीं है। दूसरा, जब वो आ गए हैं यहाँ पे तो एक अननेसेसरी उन पे एक दबाव ना हो परफॉर्म करने का। जी, जो देखिए कुछ एंग्जाइटी तो परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एंग्जाइटी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसानदायक होती है। एक हद तक तो अच्छी होती है, वो आपकी परफॉर्मेंस में इजाफा करती है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो नुकसान करती है। तो इस तरह का माहौल हो, बीच बीच में कुछ क्रिएटिव उनकी संभावनाओं को, उनके टैलेंट को भी तलाशा जाए, कुछ योगा भी किया जाए, कुछ गेम्स भी किए जाएं और इस तरह का समावेश हो उनके रूटीन में, करिकुलम में, कि वो लोग एक इसी चीज़ से हुक नहीं रहे हैं कि हमको बस परफॉर्म ही करना है, सुबह से लेकर शाम तक यही काम करना है और कुछ नहीं करना। और दूसरा, उनको ऑल्टरनेट कैरियर्स के बारे में उनको पूरा बताना चाहिए। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ जहाँ भी मौका मिलता है जी, कि इस तरह का यहाँ कोई म्यूज़ियम हो, इस तरह का और कोई डेवलप किया जाए जिसमें कि जो दूसरे कैरियर्स हैं, सिर्फ डॉक्टरी और इंजीनियर ही नहीं, उनकी क्या क्या संभावना है, कैसे सक्सेसफुल लोग हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, दूसरे फील्ड में भी, वो उनको बताया जाना चाहिए। तीसरी, बच्चों की स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए। अगर कुछ बच्चे वाकई वनरेबल हैं, जिनको वाकई थोड़े से हाशिए पर हैं, जहाँ पे उनको डिप्रेशन एग्रेवेट हो सकता है फेलियर से, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको स्पेसिफिक उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए कि देखिए, पढ़ाई में एक डिग्री जो है वो तो ज़िंदगी में सक्सेस का एक पासपोर्ट है। ज़रूरी नहीं कि आप अगर कुछ डॉक्टर या इंजीनियर की डिग्री हासिल कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी, आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनना है। एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए ज़रूरी नहीं आप प्रोफेशन ए या प्रोफेशन बी में ही हो, आप किसी तीसरे प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। फेलियर के बाद भी सक्सेस आ सकती है, ये भी उनको बताना है। और दूसरा, मुझे हमेशा एक हरिवंश राय बच्चन जी की जो 2 लाइनें याद आती हैं, वो मैं कोट भी करता हूँ, सबको कहता भी हूँ जी। वो कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। वाह। तो आपके मन का अगर नहीं होता, किसी एग्ज़ाम में अगर पास नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ और अच्छा लाइफ में, फ्यूचर में तय किया हो नियति ने। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के फेलियर से लोग सक्सेसफुल नहीं होते। काउंटलेस एग्जाम्पल हैं इस तरह के। तो वो उन लोगों को ये सब बताना चाहिए। वो माइंड बड़ा नेव माइंड होता है, जबकि आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से एक ये बोझ लेकर के आते हैं कि मुझे परफॉर्म करना है, फैमिली ने मेरे को यहाँ भेजा है, मेरे फादर ने इतना एफर्ट करके भेजा है। तो उन चीज़ों
का वो स्ट्रेस दूर करने के तरीके हमको खोजने होंगे, जैसे मैंने बताया। जी जी। अच्छा, आप बरसों से हाड़ौती में रह रहे हैं और यहाँ की जो बोली है हाड़ौती, वो भी मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे। बीच बीच में जब मरीजों से आपको बात करनी होती होगी तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे कठिन शब्द हैं वो भी आपके सामने आते होंगे। तो किस तरह से शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत आई होगी, फिर कैसे आपने इनका अर्थ समझा? हाड़ौती भी राजस्थान की एक भाषा है। जी जी। और जयपुर से मिलती जुलती है, जयपुर के क्लोज है। और हम लोग क्योंकि शुरू से आदत रही है, शौक भी रहा है, ड्रामा भी करते रहे हैं, तो किसी भी भाषा में कुछ समय के लिए असहज महसूस करते हैं, लेकिन फिर उसका मैनरिज्म, उसका डायलेक्ट, उसका सब कुछ सीख भी जाते हैं और समझ भी जाते हैं। तो अगर कोई कीन ऑब्जर्वर हो और उसको इंटरेक्ट करने की आदत हो, उसे अच्छा लगता हो, तो उसके लिए ना तो कोई भाषा मुश्किल है, ना कोई भाषा बोलना मुश्किल है, ना समझना मुश्किल। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि एक चिकित्सक के व्यवसाय में वहाँ की स्थानीय भाषा को अगर उसको समझ आती है तो ये अतिरिक्त उसको लाभ उसका मिलता होगा, जाहिर सी बात है। आप सही कह रहे हैं, ना सिर्फ स्थानीय भाषा बल्कि स्थानीय कल्चर, ट्रेडिशंस, लोगों की आदतें, स्थानीय साइक और जो भी ट्रेंड्स जो वहाँ प्रिवेल करते हैं, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जी जी जी, अपना कार्य संपादित कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोकल ट्रेंड्स को इंक्लूडिंग लैंग्वेज, तो वो तो आपको पूरा उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। कोई गाना आप यहाँ जो सोच रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, अगर आप उचित समझे कोई राजस्थानी भी आपको पसंद आते होंगे, कोई गीत यहाँ सुनाए जो हमारी भाषा का, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है आपको? पधारो मारे देश केसरिया बालमाओ, पधारो मारे देश। पधारो मारे देश के सरिया बालम आवो सा, पधारो मारे देश।
मारे सर, मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अब तक बातचीत में से छूटा हुआ है कि जीवन में हमारी प्रशंसा सारी दुनिया करती हो, हमारा जो परिवार है उसकी प्रशंसा का अलग महत्व होता है। चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे पिता हो, माँ हो, कोई भी हो, हमारे कार्य को जब वो आपको 2 शब्द भी बोल देते हैं तो एक नई एनर्जी और आप एक आत्मविश्वास से भर जाते हैं। आपके करियर में भाभी जी का किस तरह से योगदान रहा और पिताजी की किस तरह से आपके काम में छाया आती होगी? देखिए, हमारे पिताजी ने कभी मुख पे प्रशंसा कभी नहीं की। बड़ा इस चीज़ का मलाल भी कभी रहता था, लेकिन वो उनके अलग उसूल थे जी। वो मुंह पे तो डांटते ही थे हमेशा। जो भी हमारी कमियां होती थी उनको कहते थे कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन हमारे पीछे से लोगों को कहते थे कि नहीं उसने अच्छा किया। तो सालों साल निकल जाते थे कभी ये शब्द सुनने के लिए कि भाई तुमने अच्छा किया। ऐसे ही जो परिवार का जो मेन रोल होता है, वो प्रशंसा तो झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन एक जो साइलेंट सपोर्ट और साइलेंट जो प्रेज होती है, जो बिना बोले की जाती है, जो आंखों से इज्जत दी जाती है, जो आपको सपोर्ट करके दी जाती है। सपोर्ट मतलब डॉक्टरी पेशा इस हिसाब से, फैमिली लाइफ के हिसाब से कोई अच्छा पेशा नहीं है। क्योंकि कोई समय नहीं होता किसी चीज़ का और हमेशा पेशेंट को प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है, फैमिली को नंबर 2 पे रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब सालों साल चलती हैं तो कई बार कुंठा भी होती है कि ये सब हम किस लिए कर रहे हैं जब समय ही नहीं है कोई किसी चीज़ के लिए। तो ऐसे समय में जो परिवार का जो सपोर्ट होता है, पत्नी का सपोर्ट होता है, बच्चों का सपोर्ट होता है जी, उनका ये समझना कि ये प्रोफेशन इनका ऐसा है, इनको इन चीज़ के लिए ना समय है ना मिलेगा, यही सबसे बड़ी प्रशंसा है। ये सपोर्ट चलता है तभी एक डॉक्टर आगे बढ़ पाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ये डटरिंग फैक्टर होते हैं, नहीं तो फिर वो ये उसकी टांग खींचते हैं और प्रोफेशन में वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो जो भी प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, सेवा करते हैं अपने रोगियों की, उनमें उनके सभी के जीवन में अपनी फैमिलीज का सपोर्ट बहुत रहता है, चाहे वो साइलेंट हो, चाहे बोल के हो, चाहे बिना बोले हो। ज़्यादातर बिना बोले ही होता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, भाभी जी हैं संगीत में कितना रुचि रखती हैं और आप जब गाते हैं आपके गाने को या संगीत में किस तरह से वो तारीफ करती होंगी? नहीं, उसको जो मिडिल एरा के 60s के जो 70s के जो सॉन्ग्स हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं और जब भी मैं वो गाने गाता हूँ बड़े इंटरेस्ट से सुनती हैं। अच्छा। खुद नहीं गाती हैं लेकिन एक अच्छी लिसनर हैं और एक गाने वाले को क्या चाहिए, अच्छा लिसनर ही चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं क्योंकि हमारा कार्यक्रम अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। हमारे समाज में एक स्वस्थ युवा जो कम्युनिटी है उसका बड़ा महत्व है, उसी पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं और बहुत कम उम्र में वो गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और हाड़ौती में ये बहुत बड़ी संख्या है। चाहे वो नशे के विभिन्न प्रकार हों या अन्य जो चीज़ें हैं वो, उनको लेकर आप बहुत चिंतित भी रहते होंगे और उन्हें समझाना भी चाहते होंगे। आज हमारे पास में प्लेटफॉर्म है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? देखिए, युवा जो हैं वो एक देश का भविष्य होते हैं जी, और जिस तरह से आज़ादी के बाद एवरेज एज जो है वो बढ़ी है, जो लेट 40s में 50 के आसपास हुआ करती थी आज़ादी के टाइम, अब 70 के आसपास है। लॉन्जिटिविटी लोगों की बढ़ी है, ऐसे ही एवरेज एज जो है वो भी कम हो रही है। आज से कुछ साल बाद ये हो सकता है 40 एवरेज एज रह जाए। तो युवाओं की संख्या बेसिकली तेज गति से बढ़ रही है। वो हमारा भविष्य है, वो हमारे कर्णधार हैं। लेकिन एक ह्यूमन माइंड का एक नेगेटिव बायस होता है, जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं उनको आदमी कई बार जल्दी अपना लेता है और जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं उनको अपनाने में वक्त लगता है, उनको बड़ा टाइम लगता है। ऐसे में जो फैमिली एनवायरनमेंट की और जो परिवार संयुक्त रूप से भी रहते हैं उनका एक रोल, अच्छा रोल है। हालांकि ये हमेशा संभव नहीं होता आज के ज़माने में जी। लेकिन पारिवारिक जिस तरह से आप वैल्यूज़ इन्फ्यूज़ करते हैं बचपन से अपने बच्चों में,
उनको इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि कौन अच्छा आपका दोस्त होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, किस तरह की आदतें होनी चाहिए, किस तरह की आदतें नहीं होनी चाहिए, और क्या ज़िंदगी में मैटर करता है, क्या पैसे मैटर करते हैं, क्या ट्रांजिएंट एन्जॉयमेंट मैटर करता है। तो ये वैल्यूज़ जो इन्फ्यूज़ करते हैं जी। वो आपके घर से भी होती हैं, आपके स्कूल से भी होती हैं, आप जिस सोसाइटी में रहती हैं उस सोसाइटी से भी होती हैं, जिस नेबरहुड में रहते हैं उस नेबरहुड से भी रहती हैं, आपके कलीग से भी होती हैं। जी। तो वो वैल्यूज़ अगर अच्छी इन्फ्यूज़ हों तो एक अच्छा कैरेक्टर का ह्यूमन बीइंग बनता है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है, और अपने लिए तो बेनिफिशियल होता ही है, अपने परिवार के लिए भी बेनिफिशियल होता है, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता जी। है। जी। तो ये एक बड़े सालों का एफर्ट होता है जो एक आदमी को अच्छा बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पीयर प्रेशर ऐसा होता है यंगस्टर्स को जो इस तरह की ड्रग्स और नशे में बड़ी इजीली ड्रैग कर लेता है। तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आप किस तरह से आप ग्रो अप हुए हो, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जी। और अगर फैमिली वाले, देखिए आजकल कई बार ड्रिंक्स लेना, स्मोकिंग करना, इसको एक फैशनेबल माना जाता है, जो बड़े दुख की बात है कि इस चीज़ को फैशनेबल माना जाता है। तो परिवार को अगर लगता है कि नहीं ये राह जो है गलत है और ये आउट ऑफ कंट्रोल मामला अगर जा रहा है, तो उसको बच्चे की मदद के लिए आना चाहिए आगे, और बच्चे की अगर ज़रूरत पड़े तो कंसल्टेशन भी लेनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट की, डी एडिक्शन की या और किसी चीज़ की। ये क्या होता है कि ये ऐसा फैक्टर है जो बच्चे को कभी भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी विधा में आगे बढ़ने में एक रुकावट साबित होता है। तो एक नशे का जो है वो तो ज़रूर सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मिसगाइड नहीं हो यूथ, उनका माइंडसेट पॉजिटिव रहे, अपना फैमिली का सुपरविज़न उन पे रहे जब तक कि वो एक इस मैच्योरिटी की एज तक नहीं आ जाएं कि वो अपना खुद निर्णय कर सकें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये सब चीज़ें जब कलेक्टिवली होंगी तो हमारा यूथ जो है भटकेगा नहीं, और वो फोकस रहेगा, यूथ फोकस रहेगा, तो वो प्रोडक्टिव यूथ होगा, प्रोडक्टिव यूथ होगा तो हमारा देश आत्मनिर्भरता से तो हम आगे हो सकता है निकल ही चुके हों और आगे बढ़ने की सोच, निर्यात की तरफ बढ़े। बिल्कुल। अब सर, आपने इस क्षेत्र की लंबे समय तक आप लगातार सेवा कर रहे हैं और इस क्षेत्र ने आपको हर तरह से आपको मान, सम्मान, धन, यश हर तरह से नवाजा। आपको एक समय पर क्या लगता होगा, एक बड़े विद्वान हैं विदेश के, उनका भी एक कथन है कि मनुष्य के पास जो उपलब्धि होती है उसे एंजॉय नहीं करके, और आदमी जो नहीं है उसके पास में उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है इंसान का। आदमी हमेशा वो प्राप्त करना चाहता है जो उसके पास नहीं है। तो खुशी और सुकून का पैमाना किस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, हर इंसान के लिए खुशी और सक्सेस का पैमाना अलग अलग हो सकता है जी। किसी के लिए ये हो कि मैं बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदूं, किसी के लिए ये हो कि मैं बहुत सारे प्लॉट्स खरीदूं, किसी के लिए ये हो कि मैं अगर डॉक्टर हूं तो, या मैं पॉलिटिशियन हूं तो मेरे घर के बाहर बहुत बड़ी लंबी लाइन हो लोगों से मेरे से मिलने वालों की। कोई एकेडमिशियन है तो बहुत सारी पुस्तक लिख के खुश होता है, उसके लिए एक सक्सेस वही है। लेकिन कई मनोवैज्ञानिक थ्योरीज ऐसी हैं जो ये बताती हैं जी कि आपकी शुरुआत जो होती है, ज़रूरत, वो शेल्टर से शुरू होती है, कपड़ों से शुरू होती है। उसके बाद आप मकान चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, ये मिल जाती है तो फिर आप प्यार चाहते हैं, एक सोसाइटी में रिकग्निशन चाहते हैं। तो जब आप बढ़ते जाते हैं ऊपर तो पुरानी चीज़ों की इम्पोर्टेंस कम होती जाती है। तो जो पैसा कमाना है वो तकरीबन बीच में आता है। ठीक है, आपको ज़रूरत जितनी है वो पैसा आप कमाइए। हमारा प्रोफेशन तो बड़ा फाइनेंशियली सिक्योर प्रोफेशन है जी। इतना तो सभी कमा लेते हैं, कोई किसी भी स्तर का डॉक्टर हो, कि उनकी लाइफ अच्छे से चलती। लेकिन उसके बाद में उसकी इम्पोर्टेंस बस यहीं समाप्त हो, ये सभी के लिए ठीक है। उसके बाद आदमी को अगर रिकॉग्निशन मिलता है, उसको अगर यश मिलता है, उसकी कहने का माने उसके सोशल जो कैपिटल होती है वो फाइनेंशियल कैपिटल से उस स्टेज के बाद में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे आपको जो संतोष मिलता है वो लोगों की भलाई करके, लोगों का अच्छा कार्य करके, उनके स्वास्थ्य में
पॉजिटिव चेंज ला करके, और आपको रिकॉग्निशन से मिलता है, ना कि धन से। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अल्टीमेटली जो है सोसाइटी में आपका अगर पहचान है तो वो किसी भी $1 मिलियन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा अच्छी है। आखिर में एक ऐसे व्यवसाय में हैं आप सर जहाँ पर लोग आप धरती पे ईश्वर के रूप में आपको देखते हैं, और आप जब अपने प्रोफेशन में होते हैं, आप जब मरीजों को देख रहे होते हैं तो आपको रात की मेरे ख्याल से 1-2 भी बज जाती है, जो आपके बारे में हम सुनते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से आपका आराम का समय, फैमिली को दिया जाने वाला समय, ये सब, और ये एक दिन की बात नहीं है, कई बरसों से है और आगे भी चलता रहेगा। तो लोगों की दुआ और सेवा, इन दोनों के बीच में से आपको कैसा सुकून मिलता है, क्या अनुभव करते हैं? देखिए, हमें सिखाया जाता है और हम भी लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं जी, एक प्रोफेशनलिज्म से काम करना चाहिए जिसमें आप रोगी के हित को अपने हित से पहले रखते हैं, उसकी ज़रूरत को, उसकी नीड को, उसकी चिकित्सीय नीड को पहले रखते हैं और उसके अपने आप को उसकी जगह रख कर के सोचते हैं और उसके बाद उसकी चिकित्सा करते हैं कि जो व्यक्ति की एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, उसके हिसाब से उसको जो उचित चिकित्सा चाहिए वो हम देते हैं। इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं जी। और इस प्रोसेस में ओवर द इयर्स, जैसा मैंने कहा कि हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो पीछे रह जाती हैं और पेशेंट्स की प्रायोरिटीज़ पहले होती हैं। ये एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब हम लोग इसमें डेप्थ में डूबते चले जाते हैं और फिर एक तरह से एक वो आदत सी बन जाती है, उसमें ढल जाते हैं। और अल्टीमेटली फिर कीवर्ड एक यही लगता है कि हर चीज़ में एक्सेस ना हो, कम भी ना हो, तो एक ही जो सुंदर सा कीवर्ड है वो है बैलेंस। तो बैलेंस बना के चलने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुल नहीं होते हैं कई बार, पर कोशिश करते रहते हैं और आगे भी जारी रहेगी। अब यहाँ पर एक गाने की, या जो भी गाना है या गज़ल है, जो भी आप उचित समझें, उसकी एक गुंजाइश यहाँ बनती है, तो कौन सा सुनवाएं? और उसे अगर आप गुनगुना दें कुछ उसकी अस्थाई या मुखड़ा, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। गज़ल मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। जो 2 लाइनों में जो शेर में जो बात कही जाती है वो एक किताब की तरह होती है। तो मैं, मेरी एक पसंद की नूरजहां मैडम की गज़ल गाई हुई है, उसका मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं।
मिला कर उदास लोगों से, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, Track made by Kate City. आरज़ू है कि तू यहाँ आए, और फिर भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। वाह वाह, क्या बात है श्रोताओं। ये जो म्यूज़िक ट्रैक के साथ में अभी जो हमने गज़ल सुनी है, इसमें आवाज़ भी डॉक्टर विजय सरदाना साहब की थी। अब हमें आज की ये बातचीत समाप्त करनी पड़ेगी। आपके साथ में आपके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों पर आज चर्चा हुई, और निश्चित रूप से आज जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना होगा उन्होंने डॉक्टर विजय सरदाना का एक अलग स्वरूप भी पहचाना होगा उनकी आवाज़ के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए। तो श्रोताओं, आज थे हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर विजय सरदाना साहब, न्यूरोलॉजिस्ट और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कोटा, नियंत्रक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स कोटा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। जीवन के रंग चंबल चैनल के संग आज के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और मेडिकल कॉलेज कोटा के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना से बातचीत। कार्यक्रम के संयोजक थे हरिओम मीणा, संपादन और प्रस्तुतकर्ता राम नारायण मीणा। अब आज के कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।